जी, तो आज हमने एसी मशीन 1 की एक्सरसाइज नंबर है 1.7। चलें हल करते हैं इसको। इसमें वो कह रहा है कि टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ए एंड बी ऑफ इक्वल वोल्टेज रेशियो आर रनिंग इन पैरेलल एंड सप्लाइंग अ लोड ऑफ 1000 एम्पेयर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ए और बी हैं और इनकी वोल्टेज रेशो बराबर है, वो मतवाजी में उनको जोड़ा गया है और जो वो लोड को सप्लाई फ्राहम कर रहे हैं वो है 1000 एम्पेयर 0.8 पावर फैक्टर पर लैगिंग पर। द इक्वलेंट इम्पीडेंसेस ऑफ द टू ट्रांसफार्मर्स आर, दोनों ट्रांसफार्मर की जो इम्पीडेंसेस हैं वो बताई हुई हैं इसने। 2 + J3 ये इम्पीडेंस ए की है और एंड 2.5 + J5 दूसरे ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस है, यानी ZB 2.5 + J5 ओहम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द करंट सप्लाइड बाय ईच ट्रांसफार्मर एंड द रेशियो ऑफ द किलोवाट आउटपुट ऑफ द टू ट्रांसफार्मर्स। वो कह रहा है कि दोनों ट्रांसफार्मर कितनी करंट फ्राहम करेंगे, यानी पहला ट्रांसफार्मर ए जो है वो कितनी करंट फ्राहम करेगा ये बताएं, दूसरा ट्रांसफार्मर बी जो है वो कितनी करंट फ्राहम करेगा और इनकी रेशो भी बताएं किलोवाट्स के कितनी आउटपुट कौन सा ट्रांसफार्मर दे रहा है। जी, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखें कि हम cos फाई लेंगे। cos फाई बराबर है 0.8 लैगिंग। अब इसमें से फाई मालूम कर लेंगे, cos इनवर्स हो जाएगा तो फाई की वैल्यू आ जाएगी -36.9। लोड करंट जो है कुल वो है 1000, इसको हम पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं। 1000 एम्पेयर करंट है और ये पावर फैक्टर से हमने इसका एंगल मालूम कर लिया जो कि है -36.9। तो IA ये बराबर है लोड करंट यानी कुल लोड करंट इनटू इम्पीडेंस बी ट्रांसफार्मर की ओवर ZA यानी ए ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस प्लस बी ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस। तो ये करंट डिवाइडर रूल है, इसको समझ लें कि ये कैसे होता है। अगर आपने पहले ट्रांसफार्मर की करंट मालूम करनी है, क्योंकि ये दोनों मतवाजी में लगे हुए हैं, तो कुल करंट ज़रा जिसकी करंट मालूम करनी है आपने, उसके मतवाजी में जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसकी इम्पीडेंस को ऊपर रखेंगे, बटे में दोनों की इम्पीडेंस को जमा कर देंगे। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये पहले ट्रांसफार्मर की करंट बराबर है, ये इसको हमने लिख लिया है 1000 एम्पेयर है और ये इसका एंगल है। अब इम्पीडेंस उसने रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताई हुई है, ZB, ZA और ZB। तो इसको हमें पहले हल करना है। अब देखिए ये दोनों को जमा करना है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म्स हैं, इनको जमा कैसे करते हैं कि ये 2 को 2.5 के साथ जमा करेंगे, ये हो जाएगा 4.5 और J3 है, इसको जमा करेंगे J5 के साथ तो ये हो जाएगा J8। तो ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिखी रहेगी। तो अब हम इसको पोलर फॉर्म में पहले तब्दील करेंगे। जी, तो 2.5 + J5 को कैसे करेंगे, इसमें A की वैल्यू है 2.5 और B की वैल्यू है 5। इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो ये कायदा है, ये A है, अमूद B है और वतर इसका R है। तो हम R मसला फिसागोरस की मदद से हल करेंगे जो कि A² + B² के बराबर होता है और इसका अंडर रूट भी है। जी, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 5.59। इसी तरह से इसका टैन ले लेंगे, इस एंगल का टैन जो कि अमूद बटा कायदा होता है, अमूद है 5, कायदा 2.5 है तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका एंगल मालूम कर लेंगे टैन इनवर्स करके जो कि 63.43 है। तो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई है 5.59 और इसका एंगल है 63.43। अब इसी तरह से हम
जो वैल्यू टोटल थी उसकी 4.5 प्लस J8, इसका मालूम कर लेंगे। A 4.5 है, B 8 है, तो R की वैल्यू हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे। A की वैल्यू डालेंगे, B की वैल्यू भी डालेंगे और फिर इसको मालूम करेंगे, हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9.179। उसके बाद tan ले लेंगे B/A, 8 B है और A जो है वो 4.5 है, 1.77। tan इन्वर्स कर लेंगे तो एंगल मालूम हो जाएगा जो कि आएगा 60.64। तो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे उस मसावात में। तो यहाँ पर देखें, ये इसकी भी हम पोलर फॉर्म मालूम कर चुके हैं और इसकी भी, इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे, ये इनकी वैल्यूज़ हैं, तो इनको हल करेंगे। अब देखें, ये जो पोलर फॉर्म होती है जब इसको तकसीम करते हैं तो ये r की वैल्यू r के साथ डिवाइड हो जाती है और इनका एंगल जो है ये माइनस होता है, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाला एंगल की वैल्यू जो है इसको तफरीक करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो आ जाएगा 2.79। उसके बाद आप इसको ज़रब करना है। ज़रब कैसे करना है? ज़रब इस तरह से करते हैं कि ये r की वैल्यू है, ये भी r की वैल्यू है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 608.9 और जो इनका एंगल होता है इसको हम जमा कर लेते हैं, यानी ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की है, तो इसको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा -34.4। ये IA की वैल्यू आ गई है, यानी एक ट्रांसफार्मर जो है, पहला ट्रांसफार्मर, वो इतनी करंट ले रहा है, 1000 एम्पेयर कुल करंट है जो लोड की है और ये इतनी करंट जो है ये यहाँ से आ रही है, यानी ये फ्राहम कर रहा है। तो अब इसी तरह से हम B की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये पहले मालूम कर लें, इसको चेंज कर लेते हैं, 2 + J3, इसको हम तब्दील करेंगे पोलर फॉर्म में। A की वैल्यू 2 है, B 3 है, तो R की वैल्यू मालूम करेंगे, ये हो जाएगी यहाँ पर 3.6। अब इसका tan ले लेंगे इस ट्राइंगल के हिसाब से, B/A है, 3/2 1.5 आ गया, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 56.31 आ गई है, तो R की वैल्यू आई है 3.5 और एंगल है 56.31। तो यहाँ पर देखें, फिर करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। अब हम B जो ट्रांसफार्मर उसकी करंट मालूम कर रहे हैं, तो इसमें इम्पीडेंस A की, यानी पहले ट्रांसफार्मर के ऊपर रखेंगे, बटे में दोनों को जमा कर देंगे और ज़रब करेंगे कुल लोड करंट से। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ हैं, उनको डाल देंगे जी। तो ये हम पहले मालूम कर चुके हैं इसकी पोलर फॉर्म और इनको जमा किया, तो ये इससे पहले भी हम कर चुके हैं पिछले स्टेप में। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो B ट्रांसफार्मर जो है उसकी भी आपके पास करंट आ चुकी है, तो यह है 392.2, ये उसकी एम्पेयर में करंट है और ये एंगल है -41.2 जी। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर A जो है उसकी वैल्यू देखें, करंट, और अब इसको हमने इसके किलोवाट्स में इसकी रेशो बतानी है जी। तो 220 जो है ये हम वोल्ट फ़र्ज कर लेंगे क्योंकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, और ये इसकी करंट है, और cos फाई इसका कॉज ले लेंगे, ये एंगल दिया हुआ है इसका कॉज ले लेंगे, माइनस का मतलब होता है लैगिंग जी। तो ये पावर बन जाएगी 110.93 किलोवाट में। इसी तरह से ट्रांसफार्मर B की बात करेंगे, इसकी करंट भी और एंगल भी बताया हुआ है उसने। तो यहाँ पर जब इसको किलोवाट में लेके जाएंगे तो 220 हम वोल्टेज फर्ज कर लेते हैं, और ये इसकी करंट है, ये इसका कॉज फाई है, ये फाई है, लैगिंग है ये भी, तो इसकी वैल्यू आई है 64.92 किलोवाट। तो इस तरह से जब इसकी रेशो मालूम की तो पहले ट्रांसफार्मर की किलोवाट में आउटपुट और दूसरे की किलोवाट में आउटपुट, इसको डिवाइड किया तो ये 1.7 इसकी रेशो आ गई है। उससे क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। चलें इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 100 किलोवाट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बोथ ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वो कह रहा है कि 200 किलोवाट के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैं जिनको मतवाजी में जोड़ा गया है उनके प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ। वन ट्रांसफार्मर हैज़ एन ओहमिक ड्रॉप ऑफ 0.5% एट फुल लोड एंड एन इंडक्टिव ड्रॉप
ऑफ 8% एट फुल लोड करंट। वो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जो है उसका ओहमिक ड्रॉप फीसद रेजिस्टेंस 0.5% है और उसकी जो इन फीसद रिएक्टेंस है वो है 8% फुल लोड पर। द अदर हैज़ एन ओहमिक ड्रॉप ऑफ 0.75% एंड इंडक्टिव ड्रॉप ऑफ 4%। और जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसकी फीसद रेजिस्टेंस 8% है और उसकी जो फीसद रेजिस्टेंस है वो 0.75% है और उसकी फीसद रिएक्टेंस 4% है। शो हाउ दे विल शेयर a load of 180 kilowatt at 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। वो कह रहा है कि वो दोनों ट्रांसफार्मर जो हैं 180 किलोवाट यानी 180 किलोवाट के लोड को शेयर कैसे करेंगे जबकि वहां पर पावर फैक्टर जो है वो 0.9 लैगिंग है। जी तो ये वैल्यूज उसने बताई हुई हैं सारी जो नोन वैल्यूज हैं। तो हमें किलोवाट ए यानी एक ट्रांसफार्मर की पावर बतानी है, बी की भी बतानी है कि कितना कितना लोड वो शेयर कर रहे हैं। जी तो सबसे पहले इनकी हम इम्पीडेंस पहले ट्रांसफार्मर की वो ले लेते हैं और दूसरे की इम्पीडेंस मालूम कर लेते हैं। इम्पीडेंस इस तरह से होगी कि इसकी ये रेजिस्टेंस है फीसद में 0.5 प्लस J8, ये इसकी रिएक्टेंस है। इसको इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं पहले ट्रांसफार्मर को। इसी तरह से दूसरे की जो वैल्यूज़ हैं 0.75 और प्लस J4, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जी तो चलें अब इसको हल करना शुरू करते हैं। Q जो है वो टोटल KVA है और इनको मालूम कैसे करेंगे, किलोवाट ओवर कॉस फाई से 180 किलोवाट है कुल और 0.9 पावर फैक्टर है तो ये 200 KVA आ गए। कॉस 5.9 लैगिंग है तो इसका 5 मालूम कर लेंगे कॉस इन्वर्स करके, तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी -5.84। यहाँ पर माइनस जो है ये लैगिंग को ज़ाहिर कर रहा है कि ये पावर फैक्टर इसका लैगिंग था। तो इसकी टोटल KVA जो है वो 200 है और ये एंगल है जो भी हमने मालूम किया है। तो QA कैसे मालूम होगा, इम्पीडेंस बी ट्रांसफार्मर के ऊपर रखेंगे, बटे में दोनों ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंसेस को जमा कर लेंगे और ज़रब कर देंगे कुल KVA से। जी तो इसको हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो इन दोनों को बटे वाली वैल्यूज़ को जमा कर दिया है, यानी ये दोनों 0.5 और 0.75 ये जमा हो जाएंगे और J8 और J4 जमा हो जाएंगे तो ये 12 हो जाएंगे। जी तो अब हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। ये ZB है आपके पास 0.75 प्लस J4, तो A की वैल्यू यहाँ पर है 0.75 और B की वैल्यू है 4। इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल से आप इसको समझ सकते हैं कि ये कायदा A है, अमूद B है और ये इसका वतर R है। मसला फिसागोरस की मदद से R जो है वो A² प्लस B² अंडर रूट के बराबर है। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो R की वैल्यू 4.0697 आई है। अब इस एंगल का टैन ले लेंगे जो कि अमूद बटा कायदा होता है, यानी B ओवर A है। B आपके पास मौजूद है 4 और A 0.75 है तो इसकी वैल्यू आ गई है 5.3333। तो अब इसका हमें एंगल मालूम करना है, टैन इनवर्स कर लेंगे तो ये आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी 79.38। तो ये पोलर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म जो थी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4.0697 और इसका एंगल है 79.38। तो अब दूसरी वैल्यू जो थी बटे में वो उसको हल करेंगे, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। A और B की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी है हमने। अब R की वैल्यू मालूम करनी है तो R बराबर है 12.065 के। तो tan फाई ये B ओवर A है, इस तरह से हम इसको मालूम कर लेंगे 9.6 आ गया। तो एंगल इसका tan इनवर्स करके हमें मालूम हुआ 84.053।
तो ये पोलर फॉर्म में तब्दील हो गई। अब इसको पुट कर देंगे जी। तो यहाँ पर आपके पास पहले ये मुसावात मौजूद है, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म थी, ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई। इस तरह यहाँ पर भी इसको पोलर फॉर्म में लिख दिया जो हमने अभी मालूम किया था। तो ये डिवाइड हो रही है, तो ये वैल्यू डिवाइड कर देंगे और जो एंगल होता है वो माइनस हो जाता है इसमें से नीचे वाला। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई इनमें आर की जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और एंगल दोनों जमा हो जाते हैं, तो ये -30 हो जाएगा क्यू ए। तो इसके किलोवाट ए का, यानी पहले ट्रांसफार्मर ने कितना लोड जो है उसको शेयर किया, तो वो कैसे होगा, क्यू ए केवीए था, तो इसको अगर आप cos फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसकी वैल्यू ये हासिल होती है। यानी ये फाई यहाँ पर नहीं है, फाई की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है, ये आपने नहीं लिखना, ये फाई जो है ये वाला है जी। तो इसको आप हल करेंगे तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि है 58.12 किलोवाट। तो ये पहले ट्रांसफार्मर की पावर आ गई है जो वो यानी शेयर कर रहा है लोड को। तो इसी तरह से हम दूसरे के लिए मालूम करेंगे। अब Z A बराबर है 0.5 प्लस J8, इसको भी पोलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। A 0.5 है, B 8 है, इसमें R की वैल्यू मालूम करेंगे, A और B की पुट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 8.015। tan फाई लेंगे जो कि B ओवर A है इस ट्राइंगल के मुताबिक, तो B 8 है, A 0.5 है, ये 16 आ जाएगा। tan इनवर्स 16 का लेंगे तो 86.42 आ जाएगा और ये पोलर फॉर्म में तब्दील हो गया। R की वैल्यू है 8.015 और एंगल है 86.42। अब इसको भी इसमें पुट कर देंगे क्योंकि QB जो है दूसरे ट्रांसफार्मर की KVA में रेटिंग वो मालूम करने के लिए कुल रेटिंग ज़रा पहले ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस बटा दोनों को जमा कर दिया, ZA प्लस ZB। अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे जी। तो ये अभी इसकी वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, पोलर फॉर्म में इसको तब्दील कर चुके हैं, तो इनकी वैल्यूज़ डालेंगे और ये डिवाइड कर देंगे और इसको तफरीक कर देंगे और फिर इनकी R की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और एंगल जो है वो जमा होने हैं, तो वो आ जाएगी वैल्यू QB की 132.8 और इसका एंगल है -23.47 जी। तो यहाँ पर ये जो माइनस की अलामत है ये लैगिंग को ज़ाहिर कर रही है, तो यहाँ पर आप सिर्फ एंगल की बजाय इसकी वैल्यू डाल देंगे तो QB यानी KVA है, तो किलोवाट में इसकी पावर आ जाएगी दूसरे ट्रांसफार्मर की, या यह 121.8 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। चलें इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। अ लोड ऑफ 200 किलोवाट एट 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग is to be shared by two transformers A and B having the same ratings and the same transformation ratio। वो कह रहा है कि एक लोड है 200 किलोवाट का और उसका पावर फैक्टर 0.85 लैगिंग, और उसको सप्लाई जो कर रहे हैं वो दो ट्रांसफार्मर हैं जिन A और B, और वो सेम रेटिंग के हैं और एक जैसी ही उनकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। फॉर ट्रांसफार्मर देखें, ये उसका डाटा उसने बता दिया। फॉर ट्रांसफार्मर ए द फुल लोड रेजिस्टिव ड्रॉप इज 1%, फीसद रेजिस्टेंस ए ट्रांसफार्मर की है 1% एंड रिएक्टेंस ड्रॉप 5%, और उसकी फीसद में रिएक्टेंस बताई हुई है पहले ट्रांसफार्मर की 5% नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल टर्मिनल वोल्टेज पर। फॉर ट्रांसफार्मर बी और दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए वो कह रहा है द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर, उसकी जो वैल्यूज 2% है ये रेजिस्टेंस की है बी की, और 6% जो है ये उसकी रिएक्टेंस की है बी ट्रांसफार्मर की। कैलकुलेट द लोड केवीए सप्लाइड बाय ईच ट्रांसफार्मर। हर ट्रांसफार्मर का लोड केवीए हमें बताना है, यानी लोड केवीए ट्रांसफार्मर ए क्यू ए ये बताना है, लोड केवीए ट्रांसफार्मर बी क्यू बी ये भी हमें इसको बताना है। तो अब हम इसकी इम्पीडेंस ए की लिख लेते हैं
रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस उसने बताई हुई है। फीसद रेजिस्टेंस में 1 प्लस J5, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और बी ट्रांसफार्मर की इम्पिडेंस होगी आर बी, इसकी 2% है, वो 2 होगी, प्लस J6 और ये 6 है, 6% है। तो इस तरह से ये हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में इम्पिडेंस ए और इम्पिडेंस बी दोनों ट्रांसफार्मर की लिख लेंगे जी। तो अब इसको हल करना शुरू करते हैं जी। तो Q बराबर है, Q यानी टोटल KVA है, और इसको लिखेंगे KW और cos फाई से। तो किलोवाट उसने बताए हुए थे 200 तकसीम अशारिया 85, तो ये आ गया 235.29 KVA हैं ये। किलोवाट से हमने इसको KVA में तब्दील कर लिया। तो cos फाई इसका 0.85 लैगिंग है, तो इसका फाई मालूम कर लेंगे cos इनवर्स करके। तो यहाँ पर इसका एंगल आ गया है 31.788, माइनस लैगिंग के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब Q यानी टोटल KVA जो है वो ये बन रहे हैं, ये उसकी वैल्यू है और ये एंगल है। तो इस तरह से इसको हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया। अब QA मालूम करना है, तो वो वही मुसावात है कि इम्पीडेंस B के ऊपर रखेंगे और बटे में दोनों ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंसेस को जमा कर देंगे और ज़रब टोटल KVA से कर देंगे। कुल KVA पोलर फॉर्म में उसको लिखा हुआ है हमने, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो इसको बटे में जो वैल्यूज़ हैं 2, इनको जमा कर लिया, तो ये हो गई 3.J11 और ऊपर ऐसे ही वैल्यू इसकी लिखनी। तो अब इसको भी हम पोलर फॉर्म में दोनों वैल्यूज़ को तब्दील कर लेते हैं। ZB ऊपर था 2.J6, A इसमें 2 है, B 6 है। R मालूम करना है इस ट्राइंगल के हिसाब से, ये कायदा अमूद और बतर है। तो मसला फीसद और सप्लाई किया, R बराबर है A² प्लस B² अंडर रूट। वैल्यूज़ पुट कर दी, तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6.3246। tan फाई B/A यानी अमूद बटा कायदा होता है, तो 6/2 हो गया, ये 3 आ गया। इस तरह से इसका एंगल मालूम कर लेंगे tan इनवर्स करके, तो ये 71.565 आ गया। तो इस तरह से ये पोलर फॉर्म में तब्दील हो गई है। इम्पीडेंस की वैल्यू 6.3246 है, R है, और 71.565 ये इसका एंगल है। तो दूसरी वैल्यू जो बटे में थी वो है 3.J11, उसमें A 3 है, B 11 है। तो मसला फीसागोरस की मदद से आप इसको हल कर लेंगे। तो R की वैल्यू 11.4 आ गई है। अब फाई मालूम करना है tan फाई से, तो फाई की वैल्यू 74.745 आ गया। तो ये भी पोलर फॉर्म में तब्दील हो गया। तो अब हम उस मुसावात में जाके पोलर फॉर्म की ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, जो कि पुट कर दी हैं। अब इसको हल करेंगे, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो इसकी R की वैल्यूज़ को तकसीम करेंगे और एंगल इनका माइनस होगा। ये 71.565 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, तो ये -3.18 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ ज़रब हो रही हैं, तो इसमें R की वैल्यूज़ दोनों ज़रब हो जाएंगी और एंगल जो है वो दोनों जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से QA की वैल्यू आई है 130.5 और एंगल है इसका -34.97। QA की वैल्यू आ चुकी है और QB की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो QB बराबर होगा Q इंटू ZA ओवर ZA प्लस ZB। इसमें वैल्यूज़ Q की पुट की पोलर फॉर्म में, और ये इसकी इम्पीडेंस की वैल्यूज़ पुट कर दी, बटे में दोनों को जमा कर दिया। अब इसको भी पोलर फॉर्म में तब्दील कर लेंगे। पहले ZA को करेंगे, दूसरी बटे में हम पहले कर चुके हैं, तो A 1 है, B 5 है। तो R जो है मसला फीसागोरस की मदद से इस ट्राइंगल के मुताबिक आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे जी। तो R की वैल्यू आ गई है 5.099। तो tan फाई ले लेंगे, ये B/A होता है 5/1 और tan इनवर्स करेंगे तो 78.69 आ गया। ये भी पोलर फॉर्म में तब्दील हो चुकी है। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी। अब इनको हल करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका ये आंसर बनेगा। अब इन दोनों को ज़रब कर देंगे, तो QB जो है वो भी पोलर फॉर्म में ये जवाब आ जाएगा उसका 105.29 और इसका एंगल है -27.84।
चलें, बहुत शुक्रिया आपका।